Good morning, good afternoon and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR channel. जैसा कि आप सभी को पता है हमारी मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही थी और मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज में हमारा लास्ट लेक्चर था मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 के अंदर हमने ये देखा था कि मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है। मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग में हमने ये देखा अगर हम दो या दो से ज्यादा सोल्यूशंस को आपस में मिक्स कर देते हैं तो फाइनल सोल्यूशन की मोलारिटी क्या निकल कर आएगी ये हमने देखा था। और अगर इसी सोल्यूशन को मैं डाइल्यूट भी कर दूं तो डाइल्यूशन करने से भी आपकी फाइनल मोलारिटी क्या आएगी ये भी हमने डिस्कस किया था। और इस पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे जिसमें हमने कुछ टाइप के क्वेश्चंस इस टाइप से भी थे कि जैसे मान लो मैंने सोल्यूशन ए है सोल्यूशन बी के साथ मिक्स कर दिया, कुछ डाइल्यूट कर दिया, फाइनल सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन कुछ एक्स वाई जेड है तो कितना मैंने पानी ऐड किया होगा ये मुझे बताना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे भी देखे थे जिसमें हमने ए को बी के साथ मिक्स किया और डाइल्यूट कर दिया और फाइनल कंसेंट्रेशन हमारे पास में हमें निकालनी थी और मैंने आपको बता दिया था कि इतना मैंने डाइल्यूट किया है। कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे भी देखे थे जो जेई एडवांस लेवल के थे जैसे कि जिसमें हमने ए को बी के साथ में मिक्स किया, फाइनल हमारे पास में फाइनल सोल्यूशन का कुछ डाटा मुझे गिवन है डेंसिटी वगैरह, उसमें हमने ये देखा कि परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा ये हमें निकालना था। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर होगा बेटा, नॉर्मेलिटी के ऊपर होगा। किस पर होगा बेटा, नॉर्मेलिटी के ऊपर होगा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट के बारे में एंड स्ट्रेंथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और H2O2 की स्ट्रेंथ क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 12 नॉर्मेलिटी के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिएगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी किससे डिनोट करेंगे बेटा आप, कैपिटल एन से। तो अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करूं तो नॉर्मेलिटी के अंदर सबसे पहले मैंने कह दिया व्हाट इज नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है वो मुझे देखना है। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो सबसे पहले मुझे ये वाली बीमारी देखनी है कि ये ग्राम इक्विवेलेंट की कौन सी बीमारी है। तो सबसे पहले अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूं तो सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो मैंने सबसे पहले लिख लिया व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये होता है आपके पास कि ग्राम इक्विवेलेंट या फिर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा बेटा, गिवन वेट अपॉन, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट। आपको याद हो तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला था, वहां पर गिवन वेट अपॉन मोलर मास लिखा था, हाँ या ना। तो मैंने कहा यहाँ पर मोलर मास की जगह क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट होता है। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या है तो इसे हम देखेंगे कि व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट की अगर मैं बात करूं तो इक्विवेलेंट वेट के अंदर सबसे पहले मैंने कह दिया डिनोट किससे करोगे बेटा, कैपिटल ई से। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का वो वेट है जो डिस्प्लेस करने में मुझे चाहिए 1 पार्ट हाइड्रोजन के वेट को डिस्प्लेस करने में जितना रिक्वायर्ड होगा, या फिर 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने में कितना रिक्वायर्ड होगा, या फिर 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन को डिस्प्लेस करने में मुझे कितना वेट रिक्वायर्ड होगा, दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट। तो बेसिक डेफिनेशन तो मैंने लिख ली, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट और अ कंपाउंड is defined as the weight of elements or compounds,
required to combine with or displace one part of hydrogen, eight parts of oxygen, and 35.5 parts of क्लोरीन। क्लियर है? तो अब हम अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। तो व्हाट इज फॉर्मूला? तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है बेटा, जब भी हम बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट की तो वो किसके इक्वल होता है? वो हमेशा होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर, या फिर आप इसी को क्या कहोगे बेटा? वैलेंसी फैक्टर। क्या कहोगे? वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है? तो मैंने कह दिया कि ये तो आ गया मेरे पास जनरल फॉर्मूला। ये क्या आ गया बेटा मेरे पास? जनरल फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? तो जब भी हम एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? सिंपल वैलेंसी मुझे निकालनी है। इसी को आप क्या लिख सकते हो? वैलेंसी भी लिख सकते हो, वैलेंसी ऑफ कंपाउंड। अब अलग अलग टाइप के कंपाउंड अगर मेरे पास प्रेजेंट होंगे तो अलग अलग टाइप से आप वैलेंसी काउंट करेंगे। जैसे मैंने कह दिया, अगर मैं बात करूं फर्स्ट केस नंबर 1, तो मैंने कहा केस नंबर 1 के अंदर, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं केस नंबर 1 की, दिस इज केस नंबर 1। ठीक है, मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट निकालना है बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। तो कैसे निकालोगे? तो मैंने कहा लेट सपोज अगर आपके पास में बेटा, अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट वेट की, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला होगा मोलर मॉलिक्यूलर या मोलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड डिवाइडेड बाय वैलेंसी, डिवाइडेड बाय वैलेंसी। क्लियर है? तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे पहले मेरे पास में, लेट सपोज मेरे पास में एग्जांपल है बेटा एल्यूमिनियम। क्या एग्जांपल है मेरे पास? एल्यूमिनियम। तो मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा? 27 डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन की। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बेटा? 3 हो गई। तो आपने इसको कह दिया कि डिवाइड कर दिया 3 से, कितना आ गया बेटा? 9। मैंने कहा आपके पास में इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का निकालना है, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा? 16 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट को कंप्लीट करने में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कितनी हो गई बेटा? 2 हो गई। तो मैंने कहा क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है? मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में बेटा एग्जांपल है इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। इसका कितना होता है एटॉमिक वेट? 35.5 डिवाइडेड बाय इसको, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। वैलेंसी कितनी हो गई? 1। आपने डिवाइड कर दिया इसको 1 से, कितना आ गया बेटा? 35.5। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर है? चलें आगे, आइए केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 के अंदर हम बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट मुझे निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। क्या निकालना है बेटा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। और इसी को आप क्या कहते हो बेटा? वैलेंसी कहते हो, वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है? आइए, मैंने कहा
तो यहाँ पर जब भी आप बेसिसिटी निकालोगे तो आपको बेसिसिटी कैसे काउंट करनी है, तो मैंने कहा बेसिसिटी ऑफ एसिड निकालते टाइम पर आपको सिर्फ कितना क्या देखना है, व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो मैंने कहा सिर्फ इसका मतलब यही होता है कि बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब है कि वो एसिड कितने H प्लस फर्निश कर रहा है। तो मैंने कहा नंबर ऑफ H प्लस furnished by acid, furnished by acid। जरूरी नहीं है कि किसी एसिड में अगर 4 हाइड्रोजन है तो वो चारों के चारों हाइड्रोजन डोनेटेबल ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं कितने फर्निश करता है तो सिर्फ डोनेटेबल हाइड्रोजन, जैसे मैं लिख सकती हूं नंबर ऑफ डोनेटेबल हाइड्रोजन, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। क्लियर है। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन होते हैं, सिर्फ वही हाइड्रोजन एसिड के अंदर से रिप्लेस होते हैं जो हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होते हैं। क्या कहा बेटा मैंने, जो हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होंगे वही हाइड्रोजन एक्वा सोल्यूशन के अंदर H प्लस देते हैं, बाकी के हाइड्रोजन H प्लस नहीं देते हैं। तो मैंने कहा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया बेटा, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मतलब हो गया कि आपके पास हाइड्रोजन अटैच्ड विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फोन, क्या हो गया, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसके साथ साथ कौन हो गया बेटा, क्लोरीन हो गया। क्लियर है इतनी सी बात। तो ये हाइड्रोजन क्या होंगे, अगर हाइड्रोजन F के साथ में जुड़ा हुआ है, Cl के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है या फिर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, तो ऐसे हाइड्रोजन क्या होते हैं बेटा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। और ऐसे ही हाइड्रोजन एक्वा सोल्यूशन में H प्लस देते हैं, बाकी के हाइड्रोजन H प्लस नहीं देते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसी हाइड्रोजन को क्या कहते हो बेटा, इज नोन एज एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर है इतनी सी बात। चलें आगे, आइए। अब मैंने कहा लेट सपोज अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है बेटा ऑफ HCl, किसका निकालना है, HCl का। तो मैंने कहा HCl का अगर मैं निकालूंगी तो पहले मुझे HCl देखना पड़ेगा, क्या इसमें हाइड्रोजन है? क्या ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है? कितने हाइड्रोजन है बेटा, एक। तो मेरे पास में एन फैक्टर कितना हो गया, बेसिसिटी कितनी हो गई बेटा इसकी, एक हो गई। बेसिसिटी कितनी हो गई इसकी, एक हो गई। क्लियर है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट Cl का 35.5, हाइड्रोजन का 1 कितना हो गया, 36.5 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर है। मैंने कहा अगर आपको निकालना है बेटा, मान लो आपके पास एग्जांपल है CH3COOH। मैंने कहा कैसा होता है ये ऐसा होता है, ये है। क्या ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, नहीं है। क्या ये फर्निश होगा, एक्वस में डोनेट होगा, नहीं। क्या ये होगा, नहीं। क्या ये होगा, नहीं। लेकिन क्या ये ऑक्सीजन से अटैच है। तो क्या ये एसिडिक है। तो एन फैक्टर कितना आ गया बेटा, 1। बेसिसिटी कितनी आ गई, 1। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ गया आपके पास CH3COOH का आएगा आपके पास में, ये 32, ये 24 और ये 4, 60। तो कितना आ गया बेटा, 60 डिवाइडेड बाय 1, कितना आया, 60। क्लियर है। आइए, मैंने कहा आपके पास में एग्जांपल है बेटा H3PO4, कैसा होता है स्ट्रक्चर देखने में। तो मैंने कहा H3PO4 का स्ट्रक्चर होता है ये। क्या ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है। क्या एसिडिक है। क्या ये अटैच है। क्या ये अटैच है। एन फैक्टर कितना हो गया बेटा, 3। कितना हो गया इन फैक्टर, 3। मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास। तो कितना आएगा बेटा, 31। 4 ऑक्सीजन है तो 64 प्लस 3 कितना आ गया, 4 4 8, 1 7 8 9 10, 108, 108। हाँ, नहीं नहीं नहीं, 4 4 8 6 7 8 9,
98। कितना आएगा बेटा? 98 डिवाइडेड बाय कितना? 3। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट वेट। लेट सपोज आपके पास एग्जांपल है बेटा H3PO3। स्ट्रक्चर कैसा होता है देखने में? P डबल बॉन्ड O, OH, OH और ये हाइड्रोजन। क्या ये हाइड्रोजन फ्लोरीन से अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है या क्लोरीन से अटैच है? नहीं है। तो क्या ये फर्निश होगा? नहीं। क्या ये अटैच है? क्या ये है। कितने हो गए एन फैक्टर बेटा? 2 हो गया। एन फैक्टर कितना हो गया आपके पास? 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा आपके पास में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ molecular weight of H3PO3 डिवाइडेड बाय कितना बेटा? 2। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में एग्जांपल है बेटा HNO3। ठीक है, कितने हाइड्रोजन डोनेट होंगे? इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होता है इसका ऐसा। ठीक है, एक हाइड्रोजन है, एन फैक्टर कितना हो गया बेटा? 1। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा आपके पास में? HNO3 का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर है? इस तरीके से आपको एसिड के लिए निकालना है, निकाल लोगे। चलें नेक्स्ट केस की बात करें, केस नंबर 3। केस नंबर 3। केस नंबर 3 के अंदर मैंने कह दिया कि आपको निकालना है बेटा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, तो मैंने कहा व्हाट इज एसिडिटी ऑफ बेस बेटा? तो एसिडिटी ऑफ बेस में आप देखोगे कि एसिडिटी का मतलब होता है कि वो बेस जो OH माइनस डोनेट करता है। तो अगर एक्वा सोल्यूशन में कोई भी बेस है वो एक OH माइनस डोनेट कर रहा है तो उसका हम कह देंगे कि एन फैक्टर कितना होगा बेटा? 1 होगा। उसकी एसिडिटी कितनी होगी? 1 होगी। क्लियर है? तो मैंने कह दिया कि अगर मैं एसिडिटी ऑफ बेस की बात करूं तो क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है NaOH। कितने OH माइनस दे रहा है बेटा? 1। तो आपने कह दिया एन फैक्टर कितना हो गया? 1। एसिडिटी कितनी हो गई बेटा? 1 हो गई। ठीक है, तो मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा बेटा? 40 डिवाइडेड बाय 1 कितना? 40। क्लियर है? मैंने कहा आपके पास एग्जाम्पल है बेटा कैल्शियम OH का होल ट्वाइस। कितने OH माइनस दे रहा है? ये 2। तो एन फैक्टर कितना हो गया बेटा? एसिडिटी कितनी हो गई इसकी? 2 हो गई। एसिडिटी हो गई इसकी 2। तो कितना हो जाएगा? 40 प्लस 32 प्लस 2 कितना हो गया? 4, 4 5 6 7 74 हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा कि कितना आ गया? ये इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू 74 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है इतनी सी बात? कर लोगे? कर लोगे? तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मेरे पास में एग्जाम्पल है बेटा एल्यूमिनियम OH का होल थ्राइस। कितने OH दे रहा है? 3। तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका? 3। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट वेट की तो क्या हो जाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड ऑफ एल्यूमिनियम OH का होल थ्राइस डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? चलें आगे। चले, आइए। अब मैंने कहा कि अगर मुझे निकालना इक्विवेलेंट वेट किसी आयन का, किसका निकालना है बेटा? किसी आयन का। तो मैंने कहा केस नंबर 4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। तो कैसे निकालोगे बेटा? तो मैंने कहा फॉर्मूला क्या यूज करोगे? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चार्ज या फिर वैलेंसी। वैलेंसी को ही कैसे काउंट करोगे? यहाँ पर चार्ज से। तो मैंने कह दिया लेट सपोज आपके पास एग्जांपल है बेटा फॉस्फेट PO4 माइनस 3। मैंने कहा एन फैक्टर कितना होगा बेटा इसका? 3। 3 चार्ज है तो 3 होगा।
मैंने कहा कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा आपके पास में PO4 कितना आ गया बेटा 31 और ये 64 5 और ये 9 95 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। आइए मेरे पास लेट सपोज एग्जांपल है बेटा CO3 माइनस 2 एन फैक्टर कितना 2। तो मैंने कहा कितना हो गया 12 48 कितना हो गया 10 1 5 6 60। तो कितना आ गया बेटा इक्विवेलेंट वेट आ गया 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया बेटा 30। क्लियर है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा मेरे पास लेट सपोज कैल्शियम प्लस 2। तो मैंने कहा एन फैक्टर चार्ज कितना है इसके ऊपर 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा बेटा 40 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 20। क्लियर है। ऐसे आपको आयंस के लिए निकालना है, निकाल लोगे। आयन देखना है, आयन के ऊपर कितना चार्ज है वो देखना है और आपको निकाल लेना है। क्लियर है। आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं केस नंबर 5 की, तो व्हाट इज केस नंबर 5? केस नंबर 5। तो मैंने कहा केस नंबर 5 के अंदर हम देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए आप कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा कि मैं बात करूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड की या फिर सॉल्ट की, तो कैसे निकालेंगे बेटा। तो मैंने कह दिया कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन या फिर एनायन पर आपको काउंट कर लेना है। जैसे मान लो बेटा आपके पास में एग्जांपल है, बेटा CA नहीं, आपके पास एग्जांपल है CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो मैंने कहा कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा कैसे डिसोशिएट करेगा ये 2 कैल्शियम प्लस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ सॉरी 3 है 3 कैल्शियम प्लस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ फॉस्फेट माइनस 3, यही होगा। मैंने कहा टोटल पॉजिटिव चार्ज बेटा कैल्शियम के ऊपर प्लस 2 है, 3 कैल्शियम पर कितने हो जाएंगे प्लस 6, तो इन फैक्टर कितना आ गया 6 आ गया। सिर्फ मैग्नीट्यूड चलता है इन फैक्टर में, साइन को कंसिडर नहीं करते। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया बेटा, तो इक्विवेलेंट वेट आ गया आपके पास में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CA3 ऑफ CA3PO4 का होल ट्वाइस डिवाइडेड बाय कितना बेटा 6, कितना 6। क्लियर है। मान लीजिए आपके पास में एग्जांपल है CaCl2। कैसे टूटेगा बेटा, कैल्शियम प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, तो एन फैक्टर कितना हो गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना 2, नेगेटिव, एक Cl पर -1 तो 2 Cl पर कितने हो जाएंगे -2, एन फैक्टर आ गया आपका 2। तो आपने कह दिया कितना हो जाएगा 40 प्लस 71 7 8 9 10 11 111। तो मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट आ गया आपके पास में 111 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से आपने निकालना है, निकाल लोगे। आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं केस नंबर 6 की, केस नंबर 6, तो केस नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या देखेंगे बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे यही देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो सबसे पहले A फॉर अंबानी, B फॉर भिखारी। अंबानी भिखारी को पैसे देगा या भिखारी अंबानी को, तो अंबानी भिखारी को देगा, भिखारी तो खुद भिखारी है। तो मैंने कहा अंबानी ने क्या कर दिया बेटा, भिखारी को 2 लाख रुपए दे दिए। तो अंबानी के ऊपर कैसा चार्ज आ गया A+2 और भिखारी पर कैसा आ गया बेटा B-2। मैंने कहा ये जीरो में था, कोई चार्ज नहीं, तो जीरो से गया +2, चार्ज बढ़ा है या कम हुआ है, बढ़ा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ती है तो उसे आप कहते हो ऑक्सीडेशन। ठीक है। मैंने कहा जीरो से क्या हुआ -2, नंबर बढ़ा है घटा है,
घटा है तो इसे क्या कहोगे बेटा, रिडक्शन। क्या होता है ऐसा काम, रिडक्शन। तो मैंने कहा ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ए का हुआ, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे आप क्या कहते हो, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है किसका हुआ, बी का, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने कहा जब भी आपको इसका एन फैक्टर निकालना है या फिर आपको क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो फॉर्मूला आपने क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या फिर ट्रांसफर्ड। क्लियर है। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है बेटा MnO4 माइनस 1 है, ठीक है। मैंने कहा ये किस में जा रहा है, लेट सपोज Mn+2 में जा रहा है। मैंने कहा सबसे पहले इसका अगर हम बात करें रेडॉक्स में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालनी सीखेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये है मान लो +7 में, ठीक है। निकाल भी सकते हो आप, Mn की निकालनी है, Mn को मान लिया x, कितने Mn है बेटा, 1 मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, तो मैंने कहा -2, कितने ऑक्सीजन है 4 मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, इस पूरे के ऊपर -1 चार्ज है, इक्वल कर दिया -1 के, कितना हो गया x -8 इज इक्वल्स टू -1, x कितना आ गया बेटा, +7। तो मैंने कहा ये +7 से कहाँ जा रहा है बेटा, +2 में, तो नंबर डिक्रीज हुआ है इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, +7 से +2 में जा रहे हो, नंबर क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होता है तो क्या कहते हो आप उसको, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है उसे आप क्या कहते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया बेटा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर है। तो मैंने कहा आपको MnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, MnO4 का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnO4 माइनस डिवाइडेड बाय इसके इलेक्ट्रॉन चेंज कितने हुए, 7 से 2 गया तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे बेटा इसने, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने का डिफरेंस है, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए होंगे, गेन किए होंगे। तो आपने डिवाइड कर दिया इसको 5 से, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है। आइए, अब मैंने कहा कि अगर आपके पास में आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आ चुका है, तो आपको क्या निकालना है बेटा, नॉर्मालिटी निकालनी। क्या निकालना है आपको, नॉर्मालिटी निकालनी है। तो नॉर्मालिटी निकालते टाइम पर आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा नॉर्मालिटी का फॉर्मूला तो आप पढ़ ही चुके हैं कि नॉर्मालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मैंने कहा ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिखवाया था बेटा अभी मैंने, तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यस और नो, वैल्यू पुट कर दूं यहां पर ले आके, तो मैंने कहा क्या हो जाएगा बेटा, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। और वॉल्यूम किसका है बेटा, सोल्यूशन का। ये आ गई आपकी नॉर्मालिटी, ये क्या आ गई बेटा, आपकी नॉर्मालिटी आ गई। यस और नो, आपको अभी मैंने बताया कि इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है बेटा, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो वैल्यू पुट कर दूं, क्या आ जाएगा, तो गिवन वेट को किससे लिख रहे थे बेटा, तो मैंने कहा गिवन वेट को आप लिख रहे थे किससे, गिवन वेट को आप लिख रहे थे किससे बेटा, W से। गिवन वेट को किससे लिख रहे थे, W से। तो W डिवाइडेड बाय मोलर मास अपॉन एन फैक्टर उछल के कहा चला गया, ऊपर, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। क्या यही आपका नंबर ऑफ मोल्स है, तो आपने कह दिया क्या, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू N अपॉन V, क्या होता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है इतनी सी बात। चलें आगे, चलें। ये थी आपकी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का बेसिक फॉर्मूला, आप इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी आपने सिर्फ ये देखा है। क्लियर है। चलें आगे, आइए। मान लीजिएगा बेटा आपके पास एग्जाम्पल है, अ सोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी टू 100 ग्राम NaOH। तो वेट ऑफ NaOH कितना है बेटा, वेट ऑफ NaOH है 100 ग्राम है। क्लियर है। टू मेक 0.5 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है आपके पास में 0.5
लीटर्स। ठीक है, कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी आपने कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? तो मैंने कहा सबसे पहले एक बार मैं यूनिट भी दिखा देती हूँ आपको। ये रही नॉर्मेलिटी। तो मैंने कहा यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, तो यूनिट हो जाएगी आपके पास में ऊपर क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। क्या है बेटा ऊपर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। इसी को आप क्या कहते हो बेटा, नॉर्मल, और इसी को आप क्या कहते हो, कैपिटल एन। क्लियर है? आइए करते क्वेश्चन। तो मैंने कहा सबसे पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो मैंने कहा सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें। तो मैंने कहा ग्राम इक्विवेलेंट मैंने कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है बेटा, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मैंने कहा W बाय E के इक्वल होता है। W कितना है बेटा, 100 है। मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। NaOH क्या है बेटा, बेस है। तो क्या बोलोगे आप, बेस है तो आपने लिख लिया E क्या हो जाएगा बेटा, बेस है तो NaOH का मास कितना होता है 40, बेस कितने OH दे रहा है ये, एक OH, तो एन फैक्टर कितना हो गया 1। तो आपने डिवाइड कर दिया इसको 1 से, उठा के रख दो यहाँ पर, 40 0 से 0 गया, कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? तो मैंने कहा वैल्यू रख दी मैंने, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू 10/4, कितना हो गया 2.5, 2.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है बेटा 0.5, कितना आ गया आपके पास 5 नॉर्मल। क्लियर है? आइए ये है क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड कंटेनिंग 14.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम OH का होल ट्वाइस। वेट कितना है कैल्शियम OH का होल ट्वाइस का बेटा, 14.8 ग्राम है। ठीक है, इन 3000 ml ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है बेटा, ये है आपके पास 3000 ml, मतलब कितना लीटर हो गया, 3 लीटर। कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कंटेन्ड इन 1.5 लीटर में आपको बताना है। ठीक है, पहले नॉर्मेलिटी निकाल लें। तो मैंने कहा नॉर्मेलिटी निकाली, क्या हो जाएगा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैंने कहा ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया बेटा, W बाय E। मैंने कहा W कितना दे रखा है आपको 14.8, E कितना हो गया बेटा। तो मैंने कहा E कैसे निकालते हो आप, E निकालने के लिए आप क्या करते हो, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मैंने कहा यहाँ पर ये क्या है, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस बेस है, तो इसकी एसिडिटी कितने OH दे रहा है, ये 2। तो एन फैक्टर कितना हो गया बेटा 2। तो मैंने कहा कैल्शियम OH का होल ट्वाइस कितना आता है इसका मोलर मास, 40 प्लस 32 प्लस 2 कितना आ गया 4, 4 5 6 7, 74 आ गया। ठीक है, तो 74 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया बेटा, 14.8 डिवाइडेड बाय 74 इंटू 2। यस और नो, यही आएगा। चले आगे। तो मैंने कहा कि इसको जरा डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा ये डिवाइड करके, 2, और ये आ गया आपके पास में 3 7, है ना, हाँ बस 37 ही तो है, 3 और ये 7। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में बेटा, वैल्यू पुट कर दूं, कितना आया 14.8 डिवाइडेड बाय 37, वॉल्यूम कितना है बेटा 1 अपॉन वॉल्यूम कितना है 3 लीटर। तो ये आ गई आपकी नॉर्मेलिटी। क्लियर है? क्लियर है। मैंने कहा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो नॉर्मेलिटी आपकी कितनी आ गई, नॉर्मेलिटी आ गई आपके पास में 14.8 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 3 नॉर्मल। ठीक है, ये आ गई आपकी नॉर्मेलिटी। क्लियर है इतनी सी बात, क्लियर है? चलें आगे, चलें। आइए, अब मैंने कहा कि अगर ये बोल रहा है 3000 ml में, ये नॉर्मेलिटी आ गई, ये 3000 ml है। ठीक है, ये 3000 ml है, और इस 3000 के अंदर ग्राम इक्विवेलेंट कितने डाल दिए उसने बेटा,
ये डाल दिए इसने 14.8 डिवाइडेड बाय 37। बोल रहा है अगर मैं इसको कर दूं आधा, मतलब 1.5 लीटर कर दूं तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट बचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा। तो मैंने कहा 1.5 लीटर में कितना हो जाएगा बेटा, 1.5 लीटर्स में कितना हो जाएगा, ये भी आधा, मतलब 14.8 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 2, ये आ गए आपके ग्राम इक्विवेलेंट इन 1.5 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है। आइए बात करते हैं जरा स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन की। किसकी बात करेंगे बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन या फिर स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड की बात हम करेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड की अगर हम बात करें तो व्हाट इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है, स्ट्रेंथ का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि द ग्राम प्रेजेंट इन लीटर ऑफ द सोल्यूशन। क्या होता है बेटा, ग्राम प्रेजेंट इन द लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं ग्राम वेट present in the liter of in the per liter of solution, ध्यान रहे solution। क्लियर है। आइए तो मैंने कहा व्हाट इज स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बना बेटा, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू वेट, या फिर आप लिख सकते हो गिवन वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या लिख सकते हो बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लीटर में भी लिख सकते हो और ग्राम्स में, सॉरी एमएल में भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो आपने कह दिया कि अगर आप बात करें तो ये क्या होता है बेटा, आपका स्ट्रेंथ होता है। ये क्या होता है बेटा, आपका स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, अब मैंने कहा अगर आपने स्ट्रेंथ देख लिया तो स्ट्रेंथ देखते टाइम पर आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैंने कहा स्ट्रेंथ देख लिया आपने कि स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, ग्राम, कितना ग्राम किसी सॉल्यूट का उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो गई बेटा, स्ट्रेंथ की यूनिट हो गई आपके पास में, ये ग्राम है, तो मैंने कहा ग्राम पर एमएल, या फिर आप लिख सकते हो ग्राम पर लीटर। यस और नो, ये यूनिट्स हो गई इसकी, हाँ या ना। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले ये था आपके पास में स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं आपको नॉर्मेलिटी काउंट करनी है इसी स्ट्रेंथ से, तो आप कैसे काउंट करेंगे बेटा, तो सबसे पहले लेट सपोज मेरे पास में है बेटा ये, हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी फ्रॉम स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मैंने कहा कैसे काउंट करोगे, तो सबसे पहले मैंने कह दिया नॉर्मेलिटी में सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है आपका गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यस और नो, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। नॉर्मेलिटी की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहां से अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालूं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया बेटा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम के, हाँ या ना। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने कहा ये भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या दोनों को इक्वेट कर दूं, तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मैंने कहा क्या हो जाएगा बेटा, W बाय ई इज इक्वल्स टू एन इंटू वी। यस और नो, मैंने कहा स्ट्रेंथ क्या होती है, W बाय वी होता है, तो V को इधर ट्रांसफर कर दो, E को इधर ट्रांसफर कर दो, तो W बाय वी इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। तो क्या यही स्ट्रेंथ है, तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया कि स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है। यस और नो, हाँ या ना, इतना तो समझ में आता है। आइए देखो ऊपर क्या क्वेश्चन दिया था, आपको पहला क्वेश्चन दिया है बेटा, आपको निकालना है नॉर्मेलिटी फ्रॉम गिवन स्ट्रेंथ HNO3 कंटेनिंग दिस ग्राम पर लीटर ऑफ एसिड। ठीक है, तो मैंने कहा कि स्ट्रेंथ दे दी है आपको ग्राम पर लीटर के अंदर, तो मैंने कहा स्ट्रेंथ किसके इक्वल है बेटा, स्ट्रेंथ किसके इक्वल होती है आपके पास, नॉर्मेलिटी इनटू ई के इक्वल। तो नॉर्मेलिटी मुझे निकालनी है, स्ट्रेंथ मुझे दी हुई है, यूनिट के साथ चलेंगे, 6.3 ग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू एन इंटू इक्विवेलेंट मास, हाँ या ना। तो मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट HNO3 का कितना हो जाएगा, तो ये HNO3 है, अगर ये HNO3 है तो मैं क्या कहूंगी बेटा, HNO3 कितना हाइड्रोजन देता है, एक ही हाइड्रोजन, तो एन फैक्टर कितना हो गया, एक। HNO3 का मोलर मास कितना आएगा बेटा, 14, 48 और ये 1, 8
और 4 कितने हो गए 12 और 1 13, 1 5 6 63। तो मैंने कह दिया कितना आ गया 63 डिवाइडेड बाय 1। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई बेटा, नॉर्मेलिटी आ गई आपके पास 6.3 डिवाइडेड बाय 63 आ गई 0.1 नॉर्मल। क्लियर है? चले आगे। आइए, अब मैंने कहा कि अगर KOH सोल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम पर लीटर बेस दे रखा है तो कैसे निकालोगे? तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मेलिटी निकालनी किसके इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय ई के इक्वल। स्ट्रेंथ कितनी है बेटा 11.2 डिवाइडेड बाय ई कितना है बेटा, तो पहले मोलर मास निकालना, मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा मोलिकुलर मास कितना आ गया बेटा, पोटेशियम का अगर 39 हुआ 6 और 1 कितना आ गया 16, 1 4 और 1 5 कितना आ गया बेटा, कितना आ गया 56 आ गया। तो मैंने कहा 56 डिवाइडेड बाय KOH, कितने OH देता है बेटा, एक, तो आपने डिवाइड कर दिया इसको एक से, कितना आ गया बेटा 11.2 डिवाइडेड बाय 56, ये इधर से गया ये 10 और आपके पास 56 ये ट्वाइस होगा, तो आपने कह दिया ये कितना हो गया बेटा, कितने से चला गया 2 से, ये आ गया आपका 0.2 नॉर्मल। क्लियर है इतनी सी बात? क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ। क्लियर है? तो नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे और स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर स्ट्रेंथ दी हुई है तो नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर नॉर्मेलिटी दी हुई है तो स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में आपने आज के लेक्चर में देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे बेटा स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, बेसिकली H2O2 की स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर नेक्स्ट क्लास की बात करूं तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि H2O2 में ऐसा क्या है कि स्पेशली इसके लिए अलग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, आपको लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।